देहरादून में नमो युवा मैराथन दौड़ का हुआ शुभारंभ। विधानसभा अध्यक्ष ने दिखाई हरी झंडी। विजेता प्रतिभागियों को किया सम्मानित। कोटद्वार में स्वास्थ्य शिविर का हुआ आयोजन। विधानसभा अध्यक्ष ने शिविर में की शिरकत। ऋतु खंडूरी ने क्षेत्रवासियों का जाना हालचाल। मसूरी में नकल माफिया हाकम सिंह की गिरफ्तारी के बाद हंगामा। यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। नकल माफियाओं पर कार्रवाई की मांग। देहरादून में रामलीला आयोजनों को लेकर प्रशासन अलर्ट। रामलीला स्थलों पर पुलिस बल की तैनाती। संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश। और टिहरी में परिवहन विभाग ने कार्यशाला का किया आयोजन। अनुशासन की आवश्यकता पर दी विस्तृत जानकारी। पुलिस विभाग और चिकित्सा विभाग रहे मौजूद। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। तो आपको बता दें कि सीएम धामी ने एक महत्वपूर्ण बैठक की है। तो जीएसटी की नई दरों और स्वदेशी अभियान को लेकर की समीक्षा। वर्चुअल माध्यम से मंत्रियों, विधायकों और अन्य जनप्रतिनिधियों से किया संवाद। देश भर में कल से जीएसटी की नई दरें होंगी लागू, ये कहना है सीएम धामी का। पीएम और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का जताया आभार। नई दरों का लाभ पहुंचाने के लिए प्रदेश में चलाया जाएगा जन जागरूकता अभियान। 22 से 29 सितंबर तक चलेगा जागरूकता कार्यक्रम। ग्रामीणों और शहरी क्षेत्र में जनता को दी जाएगी विस्तृत जानकारी। प्रभारी मंत्री अपने अपने जनपदों में और विधायक अपनी विधानसभाओं में करेंगे अभियान का नेतृत्व। जीएसटी की संशोधित दरों से प्रदेश की आर्थिकी होगी मजबूत। तो वोकल फॉर लोकल और लोकल टू ग्लोबल की दिशा में राज्य को मिलेगी गति। और हाउस ऑफ हिमालयाज और जीआई टैग उत्पाद, एक जनपद दो उत्पाद योजना सहित हस्तशिल्प और कृषि उत्पाद को मिलेगा बढ़ावा। स्वरोजगार के बढ़ेंगे अवसर। जीएसटी की नई दरें लागू होने के बाद व्यापार सुगमता को मिलेगा बढ़ावा। उपभोक्ता और उत्पादों को होगा लाभ। स्थानीय स्तर पर उत्पादकता और विपणन प्रक्रियाओं में आएगी पारदर्शिता। छोटे छोटे उद्यमी भी राष्ट्रीय और वैश्विक बाजार से जुड़ेंगे। देश और प्रदेश की आर्थिक शक्ति को बढ़ाने में प्रत्येक नागरिक का योगदान महत्वपूर्ण। तो ये कहना है बैठक में सीएम धामी का। सीएम पुष्कर सिंह धामी धर्मनगरी हरिद्वार पहुंचे। सीएम धामी ने प्रेमनगर आश्रम में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। आइए अब आपका सीधा रुख कराते हैं प्रेमनगर आश्रम हरिद्वार का, जहां सीएम धामी कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। लेकिन वास्तव में जो ग्लोबल वार्मिंग है, जब सर्दियां होनी चाहिए तब सर्दियां नहीं होती हैं। जब भीषण गर्मी पड़नी चाहिए उस समय हमको गर्मी का एहसास नहीं होता है। यहीं अगर मैं उत्तराखंड की बात करूं तो इस बार बहुत गर्मी का एहसास ही नहीं हुआ। पूरे समय बारिश ही होती रही है। अब बरसात रुक जानी चाहिए, लेकिन अब भी बरसात तेजी से हो रही है। भाइयों बहनों, मैं आज इस अवसर पर इतना ही कहना चाहता हूं कि जिन लोगों को भी हमने इस आपदा में खोया है, भगवान उनको शांति प्रदान करे और उनके परिवार के लोगों को असमय बड़ा कष्ट आया है, उन सबको भगवान शक्ति दे। भाइयों बहनों, आज महाराज जी के जन्मोत्सव के पावन अवसर पर आप सभी लोग इतनी बड़ी संख्या में यहां पर आए हैं। और मैं जब अंदर आश्रम के अंदर प्रवेश कर रहा था, आश्रम के अंदर प्रवेश करते ही मैंने उसके आसपास देखा बहुत बड़ी संख्या, जिसके लिए सच में महाराज जी कह रहे थे कि यह सभागार छोटा पड़ गया। ये सभागार बहुत छोटा पड़ गया। और आप सबका पूरे देश भर से इतनी बड़ी संख्या में आना, ये आदमी महाराज जी के प्रति प्रेम और श्रद्धा का प्रतीक है। निश्चित रूप से उन्होंने अपने जीवन को साधने का काम किया है। ये इस बात का प्रमाण है। महाराज जी ने अपने कार्यों के द्वारा आध्यात्मिक चेतना, सामाजिक सेवा और लोक कल्याण का जो आदर्श स्थापित किया है, उसने जन जन के हृदय में एक गहरी छाप छोड़ी है। आदरणीय महाराज जी ने राजनीतिक क्षेत्र के अलावा समाज के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में और उत्तराखंड राज्य निर्माण जैसे आंदोलनों में अपनी भागीदारी और सहयोग के माध्यम से बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आपका व्यक्तित्व हम सभी को प्रेरणा देता है, जो एक निश्चल
व्यक्तित्व है, जिसमें सेवा, त्याग और परोपकार जीवन का। पितृपक्ष की अमावस्या पर धर्मनगरी हरिद्वार में श्रद्धालु की भारी संख्या में भीड़ उमड़ी हुई नजर आई और श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान कर नारायणी शिला मंदिर में पितरों का तर्पण किया। विधि विधान से पूजन आदि करके लोगों ने पितरों को पिंडदान कर सुख समृद्धि की कामना की। इस दौरान हर की पौड़ी पर ब्रह्म मुहूर्त से ही भारी संख्या में श्रद्धालु गंगा स्नान करने के लिए पहुंचे। माहौल धार्मिक भावनाओं से सरोवर दिखाई दिया। श्रद्धालुओं का कहना है कि पितृ अमावस्या पर हरिद्वार में तर्पण और श्राद्ध करने का विशेष महत्व है। वहीं असम के सीएम हिमंत बिस्व शर्मा पितृ अमावस्या पर हरिद्वार पहुंचे। असम के सीएम ने नारायणी शिला मंदिर में विधि विधान से पूजा पाठ किया। तो सीएम शर्मा ने पितरों के मोक्ष और सबके कल्याण की प्रार्थना की। भीड़ के मद्देनजर हरिद्वार पुलिस ने भी कड़े इंतजाम किए। तो पुलिस टीम द्वारा यातायात प्लान लागू किया है। श्रद्धालुओं की सुविधाओं और यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए अलग अलग मार्गों और पार्किंग स्थलों को चिन्हित किया गया है ताकि आस्था के मार्ग में कोई बाधा उत्पन्न न हो। मुख्यमंत्री हेमंत जी हर वर्ष अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए जिस पार्टी से वो आते हैं उस पार्टी के लिए अर्थात भाजपा और अपने जितने भी सनातन धर्मी हैं उनके कल्याण के लिए हर वर्ष पूजा कराने के लिए आते हैं। गत वर्षों की भांति इस प्रकार भी अपने पितरों और अपने देश के कल्याण के लिए उन्होंने प्रार्थना करी। इसके पश्चात उन्होंने प्रायश्चित हवन करने के पश्चात वो विदा हुए। पक्ष का अमावस्या में मंदिर में आता हूँ, इस बार भी आया। पितृपक्ष का जो पूजा होता है मैं नारायण शिला मंदिर में हमेशा करने का कोशिश करता हूँ। आज आने का सौभाग्य मिला, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अमावस्या में मंदिर में आता हूँ, इस बार भी आया। पितृपक्ष का जो पूजा होता है मैं नारायण शिला मंदिर में हमेशा करने का कोशिश करता हूँ। आज आने का सौभाग्य मिला, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम के अंतर्गत नमो युवा मैराथन दौड़ का शुभारंभ किया। ऋतु खंडूरी ने विद्यालय बालिका वर्ग, विद्यालय बालक वर्ग और ओपन पुरुष वर्ग की दौड़ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। दौड़ समापन के बाद विधानसभा अध्यक्ष ने विजेता प्रतिभागियों को सम्मानित किया और इस अवसर पर प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए कहा कि युवा देश का भविष्य और राष्ट्र की सबसे बड़ी ताकत है। हमें नशे के खिलाफ समाज में जागरूकता बढ़ाने और सामूहिक रूप से लड़ाई लड़ने की आवश्यकता है। खेलों से जुड़कर युवा न केवल स्वस्थ और अनुशासित जीवन जी सकते हैं बल्कि समाज को सकारात्मक दिशा भी प्रदान कर सकते हैं। पखवाड़े के तहत हमारे युवा मोर्चा ने आज नमो युवा दौड़ का आयोजन किया। कोटद्वार के बच्चियों ने इसमें भाग लिया और मुझे देखकर ये बड़ी प्रसन्नता हुई कि हमारे बच्चों ने जोर शोर से इसमें भाग ही नहीं लिया, पूरी शिद्दत से पार्टिसिपेट किया और इसमें हमारे बच्चियां भी जीत के बाहर आए, बच्चे जीत के निकले। तो बहुत अच्छा आज कार्यक्रम रहा, जहां हमने अपने बच्चों को एक तरफ अपनी सेहत की चिंता करने के लिए बताया, साथ ही साथ ऐसे चीजों से जो ड्रग्स हैं, टोबैको है, अल्कोहल है, मोबाइल है, इनसे किस तरह से बच के रहना चाहिए, इस पर भी कार्यक्रम हुआ। सभी बच्चों को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने आर्य समाज कन्या इंटर कॉलेज परिसर में आयोजित स्वास्थ्य शिविर में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। शिविर में उन्होंने स्वास्थ्य प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे क्षेत्रवासियों का हालचाल जाना और उनकी आवश्यकताओं, समस्याओं के विषय में विस्तार से जानकारी प्राप्त की। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने कहा कि स्वास्थ्य के प्रति निरंतर जागरूक रहना अत्यंत आवश्यक है। ऐसे शिविरों के माध्यम से लोगों को एक ही स्थान पर विविध प्रकार की स्वास्थ्य सेवाएं और सुविधाएं उपलब्ध हो जाती हैं, जिससे समय और संसाधन दोनों की बचत होती है। इस प्रकार के शिविर समाज को स्वास्थ्य सुरक्षा और जागरूकता के लिए अत्यंत लाभकारी होंगे। तो समाज में स्वास्थ्य और स्वच्छता को लेकर निरंतर अभियान चलाना ही स्वस्थ भारत के निर्माण की दिशा में वास्तविक कदम है। आज कोटद्वार न्यूज और लायंस क्लब डायनामिक्स के माध्यम से बहुत ही बढ़िया यहाँ पर कार्य हुआ है। सेवा पखवाड़ा हम सब मना रहे हैं और सेवा पखवाड़ा में एक हेल्थ कैंप लगाया गया है, जहाँ मैं देख रही हूँ कि लोग आ रहे हैं, कोई अपना शुगर टेस्ट करा रहा है, कोई अपना बीपी करा रहा है। तो बहुत अच्छा प्रयास है
समाज के लिए सामाजिक कार्यों में सबसे पुण्य का काम तो यही है कि हेल्थ की चिंता की जाए और लोगों को अवेयर भी किया जाए। बहुत ऐसे होते हैं जब हेल्थ कैंप में हम लोग पहुंचते हैं और रैंडमली अपनी शुगर या बीपी टेस्ट कराते हैं तो पता चलता है कि शुगर है या बीपी है। तो बहुत अच्छा कार्य आपके माध्यम से हो रहा है। साथ ही साथ यहाँ उज्ज्वला गैस के बारे में आपको जानकारी मिल रही है। यहाँ पे आधार कार्ड का कैंप लगा हुआ है। सोलर का मैं सामने देख रही हूँ कि अवेयरनेस की जा रही है कि हम लोगों को अपनी छतों पर सोलर पैनल्स लगाने चाहिए अगर हम बिजली की बचत करना चाहते हैं। जहाँ एक तरफ हमारा बिल तो बचेगा ही, लेकिन नेशनली भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि नेशनल इलेक्ट्रिसिटी की कैसे बचत की जाए। वो भी एक बहुत बड़ी सेविंग है देश के लिए। अगर हम बिजली बचाते हैं तो बहुत अच्छा कार्य हम करते हैं। तो बहुत अच्छा यहाँ पर माहौल है। और एक बार फिर मैं लायंस क्लब डायनामिक और कोटद्वार नकल माफिया हकम सिंह की पेपर लीक मामले में गिरफ्तारी के बाद हुए खुलासे के बाद प्रदेश भर में युवाओं में आक्रोश है। इसे देखते हुए मसूरी में एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उत्तराखंड सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर पुतला दहन किया। भारी संख्या में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता शहीद भगत सिंह चौक पर एकत्रित हुए और उन्होंने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए युवाओं के साथ नकल माफियाओं द्वारा किए जा रहे खिलवाड़ की जांच की मांग की। साथ ही सभी परीक्षाओं को स्थगित करने की भी मांग की। इस अवसर पर यूथ कांग्रेस सचिन ने कहा कि 11 बजे परीक्षा शुरू होते ही और 11:30 बजे व्हाट्सएप पर पेपर लीक हो जाता है। इससे युवाओं के साथ प्रदेश में खिलवाड़ हो रहा है और नकल माफिया हावी हो गए हैं। उन्होंने आगे कहा कि प्रदेश सरकार को युवाओं के साथ खिलवाड़ करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। एग्जाम शुरू होता है और 11:35 पे वो पेपर आपके व्हाट्सएप पे वायरल होने लग जाता है। तो ये उत्तराखंड सरकार पे सवाल खड़ा होता है कि 11:35 पे वो पेपर कैसे लोगों के व्हाट्सएप पे वायरल हो रहा था। और हम आज यहाँ पर युवा कांग्रेस और एनएसयूआई के जितने भी यहाँ पे साथी हैं वो यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हम यूके SSSC के अध्यक्ष से 15-20 लाख रुपए में हाकम सिंह के हाकिम यहाँ पर पेपर बेचने का काम कर रहे हैं। इसके खिलाफ यहाँ पर आज मसूरी में पूरे देश और प्रदेश में भीषण आपदा के बाद कई लोगों की जान चली गई और हजारों लोग इसमें बेघर हो गए। पितृपक्ष के अंतिम दिन सभी दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए मसूरी कांग्रेस अध्यक्ष अमित गुप्ता के नेतृत्व में प्रार्थना और हवन किया गया, जिसमें दर्जनों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने भाग लिया और मृत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की। साथ ही केंद्र और राज्य सरकार से आपदा के दौर में बेघर हुए लोगों को विस्थापन के साथ ही पूरी सहायता देने की मांग की। इस अवसर पर शहर कांग्रेस अध्यक्ष अमित गुप्ता ने कहा कि पितृपक्ष के अंतिम दिन आपदा में मारे गए लोगों की आत्मा की शांति के लिए हवन और प्रार्थना की गई। वहीं पूर्व छावनी परिषद उपाध्यक्ष महेश चंद्र ने कहा कि उनकी तरफ से ये छोटा सा प्रयास है और प्राकृतिक आपदा से किस प्रकार जान माल की हानि हुई है उससे हम सबको सबक लेने की आवश्यकता है। प्रकृति के संरक्षण और संवर्धन के लिए सभी को कार्य करना चाहिए ताकि इसका संतुलन बना रहे। पूरा देश और प्रदेश भीषण आपदा से गुजर रहा है और कितने ही लोग उसमें मृत हुए हैं। कईयों की तो लाशें भी अभी तक नहीं मिल पाई है। पितृपक्ष चल रहा है और पितृपक्ष का ये अंतिम दिन है। आज हमने समस्त जितने भी इस आपदा में जो लोग मृत हुए हैं उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना के लिए यहाँ पर हवन किया और हम पूरे प्रदेश और देश मतलब ऊपर वाले से भी यही कामना करते हैं कि भाई अब इस प्रकृति की का कहर रोक दो और इस भीषण आपदा से जितने भी परिवार हताहत हुए हैं उनके साथ कांग्रेस परिवार तन मन धन से खड़ा है। आखिरी आदमी तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है, उनकी मदद करने की कोशिश कर रहा है। कि शासन प्रशासन और सत्ता का काम है कार्य करना और हमारा काम है उन्हें चेताना कि ये पर्यटन नगरी है मसूरी। पर्यटक जब तक यहाँ पे नहीं आएगा तो जिस तरह कोरोना काल को हमने बहुत बुरी तरह झेला है, अगर जल्दी से ये सड़कें और यहाँ के यातायात और यहाँ के हालात नहीं सुधरे तो पर्यटक यहाँ पर नहीं आएंगे। और आज आप देख रहे होंगे हमारे जितने रिसर्च पूरे उत्तराखंड प्रदेश में पूरा उत्तराखंड प्रदेश हमारा त्राहिमाम है। ये जो दैविक आपदा हमारे ऊपर टूटी है और इसमें न जाने कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई है, तो हमने एक छोटी सी पहल की कि उनकी आत्मा की शांति के लिए कि यहाँ पर यज्ञ कराया गया है जिससे उनकी आत्मा को शांति मिल सके। हम अपने विनाश के स्वयं ही जिम्मेदार हैं कि हम जिस तरह से नदियों के रास्ते में आ रहे हैं तो जो भगवान का पटवारी है वो अपना अपनी जगह
स्वयं ले लेता है और वो लगातार आप देख रहे हैं इसी तरह से हो रहा है। जहाँ भी आपदा आई है कहीं ना कहीं आपने देखा होगा सारा शहर, गांव या कस्बा कहीं ना कहीं नदी के किनारे वो बसा हुआ था। इस कारण इतनी भयंकर दैविक आपदा हमारे पास आई है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक अपील भी और करना चाहूँगा यहाँ की सरकार से कि मसूरी, देखिए मैं मसूरी का रहने वाला हूँ और मैं मसूरी की जो स्थिति आज है, मसूरी हमेशा से पर्यटन नगरी के लिए विख्यात है और कहीं ना कहीं आज आप देखिए जो आपदा आई हुई है या सड़क टूटी हुई है, इसके कारण कहीं हमारा जो पर्यटन हमारा है कहीं ना कहीं आज बिल्कुल ठप पड़ा हुआ है। उत्तराखंड की खबरों में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। उत्तराखंड, जहां हर सुबह शुरू होती है योग से। राज्य को योग व वेलनेस की वैश्विक राजधानी बनाने के लिए उत्तराखंड कैबिनेट ने देश की पहली योग नीति 2025 को दे दी है मंजूरी। 2030 तक के लिए मंजूर योग नीति के तहत राज्य सरकार उत्तराखंड में 5 नए योग हब स्थापित करेगी, जिसमें जागेश्वर, मुक्तेश्वर, व्यास घाटी, टिहरी और पोलीढेक झील क्षेत्र को योग हब के तौर पर विकसित करने का लिया है निर्णय। पर्वतीय क्षेत्रों में योग और वेलनेस केंद्र में निवेश पर 50% सब्सिडी दी जाएगी, जबकि मैदानी क्षेत्रों में 25% तक मिलेगी सब्सिडी। राज्य में खोले जाने वाले योग व ध्यान केंद्रों का किया जाएगा पंजीकरण। राज्य के 300 से अधिक आयुष, हेल्थ एवं वेलनेस केंद्रों में शुरू किया जाएगा योग। राज्य में योग व प्राकृतिक चिकित्सा निदेशालय का किया जाएगा निर्माण। योग नीति के तहत राज्य में करीब 13,000 से अधिक रोजगार होंगे सृजित। इसके अलावा 2,500 से अधिक योग शिक्षकों के लिए योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड से होंगे प्रमाणित। इससे 10,000 से अधिक योग अनुदेशकों को होम स्टे, होटल आदि में रोजगार मिलने के बढ़ गए हैं अवसर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का हार्दिक अभिनंदन, जिन्होंने योग नीति लागू करके बेरोजगार योग प्रशिक्षकों को एक अवसर प्रदान किया है, जिससे कि योग और वेलनेस केंद्र खोलने पर सब्सिडी मिलेगी। सरकार की योग नीति से हम सभी को फायदा हो। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की दूरदृष्टि से वैश्विक संवाद का केंद्र बन रहा है उत्तराखंड। यहाँ योग सिर्फ अभ्यास नहीं, एक जीवन है। उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो नवरात्रि और रामलीला आयोजनों को देखते हुए देहरादून पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद हो गई है। शहर भर में होने वाली रामलीलाओं में सुरक्षा चाक चौबंद रहे, इसके लिए पुलिस ने खास प्लान तैयार किया है। एसएसपी अजय सिंह के निर्देश पर रामलीला स्थलों पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की जा रही है। वहीं ट्रैफिक सुचारू रहे, इसके लिए रूट डायवर्जन और पार्किंग व्यवस्था लागू कर दी गई है। पुलिस ने आयोजकों से सीसीटीवी कैमरे, वॉलंटियर और पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था करने को कहा है। खुफिया विभाग को भी अलर्ट पर रखा गया है, जिससे कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई हो सके। एसएसपी अजय सिंह का साफ कहना है कि आमजन की सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखना पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है। खासकर जितने भी धार्मिक पर्व होते हैं, इसमें हर जगह खासकर दशहरा और दिवाली के समय देखा जाता है कि रामलीला का मंचन भी होता है और बहुत सारी शोभा यात्राएं भी इसमें निकाली जाती है। इसको देखते हुए जो भी आयोजक होते हैं उनसे पहले ही वार्ता प्रशासन और पुलिस द्वारा की जाती है और खासकर अगर कोई मार्ग पर निकलना है, कोई रामलीला या कोई ऐसा धार्मिक जुलूस निकलना है, तो उसमें ट्रैफिक से भी पहले उसमें अनुमोदन लिया जाता है। तो जो भी व्यवस्था रहती है कि आमजन को भी असुविधा न हो और जो धार्मिक क्रियाकलाप है वो भी अच्छे से संपन्न हो जाए, इसको देखते हुए पहले ही एक मीटिंग आयोजक द्वारा करना मैंडेटरी। साथ ही साथ इसमें टाइमिंग को लेकर भी कुछ इसमें प्रतिबंध लगाए जाते हैं कि अगर कोई स्कूल की टाइमिंग है या कोई पीक टाइम है तो उसको थोड़ा अवॉइड किया जाए। खासकर ऐसे जहां रामलीला के मंचन होते हैं, बड़े स्तर पर होते हैं, वहां पुलिस बल साथ साथ पीसी बल को लगाया जाता है और इसमें हम ये भी चेक करते हैं वहां कोई अवांछनीय गतिविधि या कोई ऐसी घटना न हो। इसको देखते हुए जो हमारे डॉग स्क्वाड है या बीडीएस टीम है जो चेक करते हैं, उनसे भी चेक कराया जाता है बड़े बड़े आयोजन के लिए। और आगे भी जो इस तरह की अनुमति आ रही है उसमें सभी पक्षों को साथ बैठाकर और जो भी प्रशासनिक और जो ट्रैफिक और पुलिस के साथ एक मीटिंग कराने के बाद ही उसकी अनुमति दी जाएगी।
परिवहन विभाग ने सड़क सुरक्षा और फर्स्ट रिस्पॉन्डर प्रशिक्षण विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला में पुलिस विभाग, चिकित्सा विभाग और परिवहन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, विशेषज्ञ और कर्मचारी मौजूद रहे। इस दौरान पुलिस विभाग ने यातायात नियमों के पालन, सड़क पर सतर्कता और अनुशासन की आवश्यकता पर विस्तृत जानकारी दी। वहीं चिकित्सा विभाग की टीम ने सड़क दुर्घटनाओं के दौरान प्राथमिक उपचार और गोल्डन आवर में उपचार की अहमियत पर उपयोगी प्रशिक्षण दिया। परिवहन विभाग ने सड़क सुरक्षा, हेलमेट और सीट बेल्ट की अनिवार्यता, वाहन चालकों की जिम्मेदारियों और यातायात सुधार के उपायों पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर पुलिस विभाग ने आमजन से यातायात नियमों का पालन करने की अपील की। साथ ही सुरक्षित ड्राइविंग की आदत डालने और सड़क सुरक्षा के प्रति स्वयं जागरूक होकर समाज को जागरूक बनाने में योगदान देने की भी अपील की। तो टिहरी एसएसपी ने बताया कि कार्यशाला का उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली जनहानि को रोकने, सड़क सुरक्षा के प्रति जन जागरूकता बढ़ाने और आपातकालीन परिस्थितियों में तुरंत और प्रभावी राहत उपलब्ध कराने की दिशा में सभी विभागों के बीच समन्वय स्थापित करना है। हल्द्वानी, मुखानी और काठगोदाम क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर प्रभावी अभियान चलाकर व्यापक कार्रवाई की गई। सार्वजनिक स्थानों पर नशा करने, अशांति फैलाने वाले 113 अराजक तत्वों पर कार्रवाई करते हुए 31,500 रुपए का जुर्माना जमा किया गया। नशे में वाहन चलाने वाले 15 चालकों को गिरफ्तार कर वाहन सीज किए गए। ओवर स्पीड में वाहन दौड़ने वाले 11 चालकों पर कार्रवाई की गई। ब्लैक स्कॉर्पियो से अवैध शराब की तस्करी कर रहे 2 तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार कर 6 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद की और साथ ही पुलिस टीम द्वारा हनुमान मंदिर के पास चेकिंग के दौरान काले रंग की स्कॉर्पियो को चेक किए जाने पर 2 व्यक्ति के कब्जे से स्कॉर्पियो में 72 बोतल और 6 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद कर उन्हें गिरफ्तार किया गया। कोटद्वार पुलिस ने 3 चोरों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से पुलिस ने 50 लाख से अधिक कीमत के जेवरात बरामद किए हैं। ये सभी जेवरात कोटद्वार में बंद पड़े घर का ताला तोड़कर चोरी हुए थे। पुलिस ने चोरी की पूछताछ करने के बाद कोर्ट के आदेश पर सभी को जेल भेज दिया है और मामले का खुलासा करते हुए पुलिस कप्तान लोकेश्वर सिंह ने बताया कि चोरी होने की सूचना पर कोटद्वार पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और चोरों को पकड़ने के प्रयास शुरू किए। तो सीसीटीवी कैमरों के साथ सर्विलांस पर मैनुअल पुलिसिंग की बदौलत चोर गिरफ्तार हुए। आरोपियों की पहचान प्रवीण मोहित अनुज निवासी हरिद्वार के रूप में हुई है। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि उन्होंने दिल्ली हाईवे से पहले एक मोटरसाइकिल चोरी की और फिर मोटरसाइकिल पर बैठकर कोटद्वार पहुंचे। तो रेकी करने के दौरान एक घर बंद पड़ा दिखाई दिया, जिसमें उन्होंने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। कोटद्वार क्षेत्र के अंतर्गत एक शिकायतकर्ता के द्वारा शिकायत दर्ज करवाई गई कि उनके घर में एक बहुत बड़ी सोने जेवरात की चोरी हुई है, जिसका संज्ञान लेते हुए हमारे द्वारा मुकदमा पंजीकृत किया गया। मौका मुआयना करने के उपरांत हमारी सीआईयू व लोकल पुलिस की टीम के द्वारा 500 से अधिक कैमरे खंगाले गए और इस चोरी में 3 अभियुक्तों की पहचान हुई। इन तीनों अभियुक्तों की पहचान के उपरांत हमारी टीम्स के द्वारा इन तीनों की गिरफ्तारी की गई है और इनसे कुल 50 लाख से अधिक की सोने जेवरात की बरामदगी की गई है। इन तीनों की गिरफ्तारी करने के उपरांत आज माननीय न्यायालय में इन्हें पेश किया जा रहा है। उत्तराखंड में जंगली जानवरों का रिहायशी इलाकों में आना अब आम बात हो गई है। वहीं अल्मोड़ा में एक तेंदुआ रात को कुत्ते के पीछा करता हुआ बाड़ी बगीचा इलाके तक पहुंच गया। इस वीडियो को देखकर हर कोई हैरान हो गया है। ये पूरा हादसा सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। स्थानीय लोग बहुत डर गए हैं। वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया है। आए दिन इन हादसों के कारण बाड़ी बगीचा, नरसिंहबाड़ी, ऑफिसर्स कॉलोनी, न्यू कॉलोनी और सरसों जैसे इलाकों में रहने वाले लोग अब रात या सुबह जल्दी बाहर निकलने से पहले कई बार सोचते हैं। ये समस्या सिर्फ एक जगह की नहीं है, बल्कि पूरे उत्तराखंड में जंगली जानवर और इंसान के बीच टकराव बढ़ रहा है। विकासनगर के जीवनगढ़ क्षेत्र में तेज रफ्तार रोडवेज बस ने एक विक्रम वाहन को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में विक्रम सड़क पर पलट गया और चालक गंभीर रूप से घायल हो गया।
प्रत्यदर्शियों ने बताया कि विकासनगर से यमुनोत्री की ओर जा रही रोडवेज बस क्षमता से अधिक स्पीड में दौड़ रही थी। इसी दौरान सामने से जा रहे विक्रम वाहन को बस ने पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि विक्रम पलट गया और चालक बुरी तरह से घायल हो गया। स्थानीय लोगों की मदद से घायल चालक को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। उन्होंने बताया कि हादसे के समय बस चालक नशे में धुत था और हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें साफ तौर पर देखा जा रहा है कि क्षमता से अधिक स्पीड से दौड़ रही बस ने विक्रम को टक्कर मार दी और विक्रम सड़क पर पलट गया। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की है ताकि भविष्य में ऐसे हादसों पर रोक लगाई जा सके। ऋषिकेश के बैराज जलाशय में एक महिला की बॉडी दिखाई देने से सनसनी मच गई है। स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम ने जलाशय से बॉडी को बाहर निकाला। गली अवस्था में होने के कारण बॉडी की पहचान नहीं हो पाई है। तो फिलहाल कोतवाली पुलिस ने बॉडी को कब्जे में लेकर एम्स में रखवा दिया है। एसडीआरएफ के इंस्पेक्टर कविंद्र सजवाड़ ने बताया कि बॉडी करीब 1 महीने पुरानी है, तो ऐसा माना जा रहा है, और उम्र भी करीब 40 से 50 के बीच की है। कोतवाल प्रदीप राणा ने बताया कि बॉडी की पहचान के प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। 72 घंटे तक एम्स की मोर्चरी में बॉडी रखी रहेगी, उसके बाद पोस्टमार्टम कराया जाएगा। तो फिलहाल गंगा में डूबने से महिला की मौत होना प्रतीत हो रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ही ये स्पष्ट पता चल पाएगा। तो बता दें कि सुबह चीला पावर हाउस के जलाशय में भी एक महिला की बॉडी मिली थी। उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।